स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में जो अपना टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोज की अभिक्रियाएं, ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन, जिसमें सबसे पहली अभिक्रिया आती है लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ अभिक्रिया। तो रेड फास्फोरस प्लस HI कभी भी आ जाए तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। जितने भी नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जो भी ऋणात्मक तत्व होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उन्हें बाहर निकाल देता है। ये नेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकाल देगा, ऋणात्मक तत्व जो होंगे उन्हें बाहर निकाल देगा ये लाल फास्फोरस और HI। और जितने बॉन्ड फ्री होंगे, जितने भी बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, जैसे मान लो कार्बन के 3 बॉन्ड फ्री हो गए सपोज कहीं, क्योंकि ये अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन है ये। रिडक्शन किसे कहते हैं बताओ? अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का या नेगेटिव एलिमेंट का निकलना, ऑक्सीजन का या नेगेटिव एलिमेंट जैसे Cl है, Br है, उनका निकलना है ना, तो ये रिडक्शन ही करता होता है। ऑक्सीजन या नेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद भी नेगेटिव एलिमेंट है, ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालेगा, जो रिडक्शन का एक टाइप है। रिडक्शन की एक डेफिनेशन है कि वो या नेगेटिव एलिमेंट का निकलना रिडक्शन होता है। और जितने बॉन्ड फ्री होते जाएंगे वहाँ H जुड़ता जाएगा, क्योंकि H का जुड़ना रिडक्शन होता है। तो क्या करेगा ये? O या नेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालेगा और जितने भी बॉन्ड फ्री मिलेंगे वहाँ H ऐड करेगा। ठीक है, ये रेड फास्फोरस प्लस HI का काम है। अब अपने रिएक्शन देखते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज ओपन करके लिखना है ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर 6 कार्बन लगे हैं। बाकी रिएक्शन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए किस बात को प्रूव कर रही है ये। तो एल्डिहाइड ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज में, फिर हर कार्बन के साथ OH लगा होता है, और थर्ड कार्बन का जो OH होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ये हम लोग ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो H H H H, यहाँ 2 H लग जाएंगे। अब आ गया रेड फास्फोरस प्लस HI। अब रेड फास्फोरस प्लस HI क्या करेगा? अपचयन करेगा, रिडक्शन करेगा। जो नेगेटिव एलिमेंट है उनको क्या कर देगा? नेगेटिव एलिमेंट को निकाल। अब कौन से नेगेटिव एलिमेंट है इसमें? ग्लूकोज में कौन सा नेगेटिव एलिमेंट है? ओ नेगेटिव एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को निकालेगा ये, तो और बाहर निकाल देगा ये। तो जितने भी O आपको दिख रहे हैं उनको बाहर निकाल देगा। तो ये लाल फास्फोरस और HI का काम है। तो 6 O थे, 6 O इसने बाहर निकाल दिए, और O जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो हर O के 2-2 बॉन्ड फ्री हो गए। ठीक है, अब C के बॉन्ड देखते हैं कितने कितने फ्री हुए। पहले फर्स्ट कार्बन पर आओ, HC, ये वाला O निकल गया, कितने बॉन्ड तोड़ गया ये वाला O जाते समय? दो बॉन्ड फ्री हो गया ना, डबल बॉन्ड बना रखा था इसने, 2 बॉन्ड फ्री हो गए। सिंगल बॉन्ड C, इधर H था, H पड़ा है ये वाला है ना, यहां से O चला गया, सेकंड कार्बन के साथ O चला गया, तो कितने बॉन्ड फ्री हो गए? जब ये हो जाएगा कितने बॉन्ड फ्री? H आ जाएगा, आगे H पड़ा है, कोई बॉन्ड फ्री नहीं हुआ है ना, O निकला है, आगे H आ गया। ठीक है, फिर C H, इधर से O गया तो H बच गया, कोई बॉन्ड फ्री नहीं हुआ, ये वाला O तो चला गया पर H बच गया। फिर C H, ये वाला O भी चला गया पर H बच गया। फिर C H, ये वाला O चला गया पर H बच गया। और CH2 के साथ जब H जुड़ेगा तो CH3 बन गया, CH3। तो कितने बॉन्ड फ्री हो गए आपके पास?
टोटल 14 बॉन्ड फ्री हो गए। ये वाले भी तो फ्री है ना, ओ वाले भी तो फ्री हैं, ठीक है। यस सर। ओ वाले भी फ्री हैं, तो टोटल 14 बॉन्ड फ्री हैं। तो 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H एंड 14H जुड़ गए। 6 H2O बन गए, यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल बन गए हैं, ठीक है, 6 H2O बन गए हैं और टोटल 14 H जुड़े हैं। तो 14 H जुड़े हैं तो अपने को 14 HI लेने पड़ेंगे। जितने भी H रिक्वायर्ड है उतने HI आप लोग ले लेंगे, तो 14 HI। बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे यही पूछेगा प्रोडक्ट क्या बना है, ठीक है। 14 HI ले लिए। 14 HI क्यों लिए? क्योंकि हमें 14 H चाहिए थे। अब बचे क्या? H तो आपने यूज कर लिए, 14 I बच गए। तो 14 I जो है वो 7 I2 के रूप में आ जाएंगे, 7 I2 आ जाएगा प्लस में। तो ये बन गया ग्लूकोज में हेक्सेन बन गया। ये देखो आप, CH3 CH2 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 CH3, यानी ये बन गया CH3 CH2 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 CH3 हेक्सेन। क्योंकि हेक्सेन बना है, नॉर्मल हेक्सेन बना है बिल्कुल, जो प्रूव करता है कि 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में हैं। अगर 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में नहीं होते, स्ट्रेट चेन में नहीं होते, तो हेक्सेन नहीं बनता था। फिर ब्रांच बनता 2 मैथिल पेंटेन बन सकता था, 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन बन सकता था, लेकिन स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन नहीं जुड़ते। तो हेक्सेन बन गया। तो हेक्सेन का बनना प्रूव करता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन बिल्कुल सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। अब ध्यान रखना, रेड फास्फोरस HI जब भी आएगा क्या करेगा? नेगेटिव एलिमेंट बाहर निकालेगा, जितने बॉन्ड खाली करेंगे उतने H जोड़ेंगे, और जितने H जुड़ेंगे उतने HI ले लेंगे बैलेंस करने के लिए। बाकी आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं रहेगी। आप प्रोडक्ट याद रखना, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ क्या बनता है? N हेक्सेन बनता है। और पुष्टि किस बात की हुई है, किस बात की कंफर्मेशन हुई है? 6 कार्बन बिल्कुल सीधी श्रृंखला में लगे हैं, इस बात की कंफर्मेशन हुई है। अब हम सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन जो आती है हमारी, वो आती है इसकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ अभिक्रिया। और थर्ड रिएक्शन जो इसमें आएगी, NH2OH के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, माइक ऑफ रखें अपना, माइक ऑन है स्टूडेंट। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। ये दो अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती हैं कि ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोनिल ग्रुप कंसिस्ट करता है। ग्लूकोज एक कार्बोनिल समूह रखता है, वो एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब एल्डिहाइड या कीटोन HCN से क्रिया करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड या कीटोन जब HCN से क्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। और ग्लूकोज भी जब HCN से क्रिया कर रहा है तो साइनोहाइड्रिन ही बना रहा है। इसका मतलब साइनोहाइड्रिन कब बनता है? जब एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया HCN से होती है। और ग्लूकोज जब HCN से क्रिया कर रहा है तो भी साइनोहाइड्रिन बना रहा है। तो ये फाइनल है कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड लगा है या कीटोन लगा है, और कोई साइनोहाइड्रिन नहीं दे सकता HCN के साथ। ग्लूकोज दे रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। सेम ऐसे ही जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये ग्रुप जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करते हैं तो ये ऑक्जिम बनाते हैं, ऑक्जिम बनाते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करते हैं तो ऑक्जिम बनाते हैं। और ग्लूकोज भी जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है तो ग्लूकोज भी ऑक्जिम बनाता है। और ऑक्जिम का बनना, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिम जो बना सकता है वो या तो एल्डिहाइड बना सकता है और या कीटोन बना सकता है। और ग्लूकोज बना रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में फाइनली या तो एल्डिहाइड लगा हुआ है या कीटोन लगा हुआ है, यानी कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिम बना सकते हैं।
और ग्लूकोज ऑक्सीजन दे रहा है, इसका मतलब या तो ग्लूकोज में कीटोन है और या ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, क्योंकि और कोई ऑक्सीजन दे ही नहीं सकता। अब देखिए HCN के साथ अभिक्रिया कैसे होगी इसकी, वो भी देख लेते हैं अपने। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, अपने को पता है ये, खैर लेकिन पहले ये नहीं पता था ना कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, वो पता लगाया गया स्टेप बाय स्टेप। अब HCN से क्रिया करवाई गई इसकी, HCN से, तो H पर प्लस होता है और Cn पर क्या आवेश होता है, माइनस। H पर प्लस और Cn पर माइनस। इधर C और O वाला डबल बॉन्ड सिंगल कर दो, C और O वाला डबल बॉन्ड सिंगल कर दो, क्योंकि O की विद्युत ऋणता ज्यादा है। O की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन O खींच जाता है। नहीं तो सीधा सोचो कि डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल करना है तो भी हो जाएगा। आप डबल को सिंगल करो, C और O का बॉन्ड फ्री हो गया, बाकी एज इट इज आ जाएगा जैसा है, बाकी में कोई चेंज नहीं आना, बाकी ग्लूकोज जैसा है वैसा आ जाएगा। अब आपको पता है कि ओ पर क्या चार्ज होता है, ऊपर माइनस। अब आपके पास HCN है तो आपको दिख रहा है अब एक बॉन्ड C का खाली है, एक बॉन्ड O का खाली है, तो O के साथ क्या जोड़ोगे और C के साथ क्या जोड़ोगे बताओ। HCN जोड़ना है आपने इसमें, O के साथ H जुड़ जाएगा, है ना, O के साथ H जुड़ गया और C के साथ CN, तो ये HCN जुड़ गया ग्लूकोज में। HCN मैंने इसीलिए अलग इंक से लिखा है ना, पूरा ग्लूकोज आपको ब्लू से दिख रहा है और HCN आपको रेड से दिख रहा है। HCN जुड़ा कैसे है, O के साथ क्या जुड़ जाएगा H और C के साथ क्या जुड़ जाएगा CN, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन बनाने की जो पावर है HCN के साथ, वो तो या तो एल्डिहाइड में है और या फिर कीटोन में, और ग्लूकोज बना रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन को संयुक्त रूप से हम लोग कार्बोनिल समूह बोलते हैं, अतः ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह लगा है। अब कार्बोनिल समूह है कौन सा, एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो आगे पता लगेगा। तो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि HCN के साथ अभिक्रिया से होती है, और एक अभिक्रिया और कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती है हाइड्रोक्सिलैमीन वाली, हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोक्सिलैमीन देखें अगर अपने, तो ये ग्लूकोज हो गया CHO, CHOH, COHH, CHOH, CHOH, CH2OH। आप बुक्स देखेंगे ना तो बुक्स में ऐसे लिखा होता है, देखो CHO CHOH4 इकट्ठा लिख देता है वो, क्योंकि 4 CHOH आगे देखो 1 2 3 4, तो वो एक साथ लिख देता है CHOH। ठीक है भाई, 4 CHOH लगे, लेकिन अपने जितना इसको ओपन करके लिखेंगे ना उतना ही क्लियर होगा काम अपना, तो इसलिए इसको ओपन करके लिखना है हमारे को। प्लस हाइड्रोक्सिलैमीन, हाइड्रोक्सिलैमीन यानी NH2OH, NH2OH ये हाइड्रोक्सिलैमीन है। अब एक बार बात को समझे, आप मेरे को बताना, ये जो उत्पाद मैंने बनाया है, कार्बोनिक अम्ल बनाया H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये स्थायी है क्या, ये कार्बोनिक अम्ल स्थायी होता है क्या, क्या होता है ये, अस्थायी। क्यों होता है अस्थायी, क्या रीजन है इसके अस्थायी होने का, है क्या कोई रीजन। बहुत सी बातें आएंगी, ये ध्यान रखना कि क्यों ये अस्थायी होते हैं यौगिक। अगर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से 2 नेगेटिव ग्रुप जुड़ जाएं तो वो यौगिक को अस्थायी करते हैं। एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से 2 नेगेटिव ग्रुप जुड़े हों तो वो यौगिक को अस्थायी करते हैं। अब इन ग्रुप्स में से अगर कोई अणु निकल सकता है तो उनको निकालना है, जो इसको अस्थायी कर रहे हैं, ये वाले OH इनको अस्थायी कर रहे हैं। अब इन 2 OH में से आप कुछ निकाल सकते हो क्या, बताओ, 2 OH हैं, कोई अणु निकाल सकते हो क्या 2 OH में से, H2O निकाल सकते हैं ना, H2O निकाल सकते हैं, तो इसमें से हम H2O निकाल देते होते हैं।
H2O निकालने के बाद आप लोग इसको लिखते हैं CO2 प्लस H2O में टूट जाता है ये, तो बीच में CO2 बच गया, देखो CO2 बच गया, CO2 बच गया। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं इन चीज़ों के, देखो कैसे समीकरण करेंगे ना हम लोग। जैसे एसिटिक एसिड का रिडक्शन करना है अपने को, एसिटिक एसिड का रिडक्शन करना है। मैं एक बार उस रिएक्शन को छोड़ रहा हूं अभी, है ना, पेंडिंग है अपनी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन वाली, क्योंकि वहां उत्पाद अस्थायी बनने वाला है। तो वह अस्थायी बनने वाला, तो उसका क्या करेंगे अपने, वो भी क्लियर करना है हमें। तो रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर लाल फास्फोरस और एच आई होता तो वो ओ निकाल देता, पर लाल फास्फोरस और एच आई के अलावा हम लोग जैसे एन आई पी डी पी टी लेते हैं, एन आई पी डी पी टी, ये भी रिडक्शन करते हैं पर ये ओ नहीं निकालते। ये रिडक्शन कैसे करते हैं, यौगिक में अगर कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जैसे एन आई पी डी पी टी है, इसके अलावा और भी होते हैं, एन ए प्लस C2H5OH है, LiAlH4 है। ये क्या करते हैं, ये अपचयन कैसे करते हैं, अगर यौगिक में कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये उसको सिंगल बना देते हैं, डबल या ट्रिपल को सिंगल बना देते हैं। फिर जितने बॉन्ड फ्री होते जाते हैं ना, उतने उतने एच हम लोग जोड़ते जाते हैं, क्योंकि अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अभी एसिटिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल में देखो कोई डबल बॉन्ड है क्या, एस्टिक अम्ल में है कोई डबल बॉन्ड, एस्टिक अम्ल में डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या कोई? यस सर। सी और ओ वाला, है ना, सी और ओ वाला डबल बॉन्ड है। तो डबल को क्या कर दिया हमने, सिंगल, डबल को सिंगल कर दिया, तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, सी का भी और ओ का भी। और क्योंकि ये रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे, तो अपचयन में हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब ये उत्पाद बन गया हमारे पास सामने। अब बताओ क्या ये स्थायी बने हैं क्या, जो बना है सामने क्या वो स्थायी है? ये वाला कार्बन देखो, क्या ये कार्बन स्थायी है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके साथ दो OH जुड़ गए, दो नेगेटिव ग्रुप जुड़ गए, दो नेगेटिव ग्रुप जुड़ गए, है ना। तो क्या करें हम, इन दो नेगेटिव समूहों में से, दो नेगेटिव ग्रुप्स में से कोई अणु निकाल सकते हो तो निकाल दो उसको। क्या करें हम, इसमें से क्या निकल जाएगा, इन दो OH में से कुछ निकल सकता है क्या? H2O, जल निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, H और OH, ये जल निकाल दिया हमने, जल निकाल दिया। तो जल निकालने के बाद सी का और ओ का बॉन्ड खाली हो गया। और क्योंकि हम लोग अपचयन कर रहे हैं, तो जितने बॉन्ड खाली होते जाएंगे वहाँ वहाँ हम H जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ हम H जोड़ देते हैं, तो ये अल्कोहल बन जाता है। देखो CH3CH2OH, और टोटल आपने यहाँ 4H जोड़ दिए हैं। 2H पहले जोड़े थे जब इस डबल को सिंगल किया था, 2H फिर जोड़े जब आपने जल निकाला। तो हमारी बुक्स में ये रिएक्शन यूँ दी होती है, CH3COOH प्लस 4H, एरो पर दिया होता है LiAlH4 CH3CH2OH प्लस H2O। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे की है वो उसने ना, 4H क्यों लिए। अपचयन करने का मेथड यही होता है। ये NiPDPT, NaCO2OH, LiLH4 कभी भी आएंगे, ये क्या करेंगे, डबल या ट्रिपल को सिंगल बनाएंगे। अब जो बनेगा वो आपने देखना है कि स्थायी है या अस्थायी है। तो बना क्या, जब आप इस डबल को सिंगल करोगे तो सी का और ओ का बॉन्ड फ्री होगा। तो जब सी और ओ का बॉन्ड फ्री होगा तो दोनों के साथ एक एक H जोड़ दोगे, तो 2H तो ये जुड़ गए, ठीक है। अब ये जो बना ये अस्थायी बना, तो इसको स्थायी करने के लिए हम क्या करेंगे, जल निकाल देंगे। तो इसमें से जल निकाल दिया। जल निकालने के बाद क्या हुआ, जल निकालने के बाद कितने बॉन्ड खाली हो गए, दो बॉन्ड। तो फिर एक H फिर जोड़ दिया, यानी 2H फिर जोड़ दिए, तो टोटल 4H जोड़ दिए। अब हमारी बुक्स में ये रिएक्शन डायरेक्ट लिखी होती है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोचें। और बना वही है, देखो CH3CH2OH, CH3CH2OH बना वही है, अल्कोहल ही, लेकिन बनाना अपने को तरीके से। अब एक रिएक्शन मैं और बताता हूँ, फिर मैं उस रिएक्शन पे चलूंगा पीछे वाली पे वापस, ठीक है।
अब जैसे ये है CH3CONH2, एरो पर दे दिया LiAlH4, LiAlH4, क्या करोगे? LiAlH4 अपचयन करता है, कैसे करेगा? डबल बॉन्ड को सिंगल करेगा, सी का और ओ का बॉन्ड फ्री होगा, क्या करोगे? सी और ओ का बॉन्ड फ्री होगा तो H एच जोड़ दोगे, है ना, यानी 2H जोड़ दिया आपने। अब इस कार्बन को कंसीडर करो, इससे दो नेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से OH। सिंगल बॉन्ड से कभी भी दो नेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अगर कुछ निकल सकता है तो निकाल लें, कोई अणु निकल सकता है तो निकाल लें। तो अब इस NH2 में से और इस OH में से कुछ निकल सकता है क्या? अमोनिया। अब आप ये सोचो कैसे निकाल लेंगे हम लोग। चलो अमोनिया निकल सकती है, बिल्कुल नो डाउट कि अमोनिया निकल सकती है ना, लेकिन मेजर कौन सा निकलेगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाओगे? देखो अब दो बच्चे हैं क्लास में, तंग करते हैं, एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा तंग करता है, एक थोड़ा कम तंग करता है, आप किसको क्लास से बाहर निकालोगे बताओ? जो ज़्यादा तंग करता है उसको या जो कम तंग करता है उसको? जो ज्यादा तंग करेगा। स्वाभाविक सी बात है ना, जो ज़्यादा तंग करेगा उसी को बाहर निकालेंगे। अब ये तो नहीं ना जो कम तंग कर रहा है बेचारा पहले उसको बाहर निकाल दोगे, तू भाग जा बाहर से, उसके साथ तो बेचारे के साथ अन्याय हो गया वो, है ना। तो अब वही बात है, देखो एक एन है और एक ओ है, कौन ज़्यादा नेगेटिव है बताओ एन और ओ में से? ओ। ओ ऑक्सीजन। ओ की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है ना एन से, तो फिर ज़्यादा तंग कौन कर रहा है? ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। तो पहले ओ एच वाला बाहर निकाल लो, यानी ओ एच को तो बाहर निकालना ही निकालना है, ये तो परेशान कर रखा है इसने तो, ठीक है। तो इस ओ एच को पहले निकालो और इधर से एच लो, अब जल निकलेगा। क्लियर? यस सर। समझ आ गई बात? ये नहीं भाई तंग तो ये कर रहा है और निकाल इसको दें, फिर तो बेचारे इसके साथ गलत हो गया काम। या तंग ज़्यादा ये कर रहा है अपने इसको बाहर निकाल दें, तो फिर तो इसके साथ अन्याय है बेचारे के साथ। तो इसलिए पहले इसको निकाल लो कि तू चल पहले, तो फिर उधर से एच आ जाएगा। समझ गए ना? तो वापिस देख लो, डबल बॉन्ड को क्या किया? डबल बॉन्ड को सिंगल किया, सिंगल वन। डबल को सिंगल किया, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ। अब एक एच यहाँ जुड़ा, एक एच यहाँ जुड़ा, ठीक है। अब दो नेगेटिव ग्रुप जुड़ गए, तो अब जल निकाल देंगे हम लोग, ये ओ एच और ये एच। तो जब हम ये जल निकालते हैं तो CH3CH आगे रह गया NH, सी का बंद खाली, NH का बंद खाली। तो क्योंकि हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं, तो HH जुड़ जाएंगे, एमीन एमीन बन गई, NH2 बन गया। देखो NH2 बन गया। तो हमारी बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है ऐसे 4H, आगे लिख देता है CH3CH2NH2 प्लस H2O। तो वो हमें पता होना चाहिए कैसे बनाया। देखो CH3CH2NH2 और निकाला क्या था हमने? जल निकाला था, तो वो प्लस में जल लिख देता है किताब के अंदर। समझ आ रही है बात? यस सर। है ना। तो इस तरह से रिएक्शन करेंगे हम लोग, सारी ऐसे ही करेंगे हम लोग रिएक्शन। यूँ नहीं है कि जो बुक में लिखी है वो लिख दी सीधी, ऐसे ही समझेंगे सारी चीज़ों को। अब चलते हैं वापिस उस पीछे वाली रिएक्शन पे, हाइड्रोक्सिल एमीन वाली पे। अब आपको वो पता लगेगा कि क्या होगा वहाँ। तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। अब यहाँ डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे और हाइड्रोक्सिल एमीन इसमें जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन जोड़ेंगे अपने इसमें। अब क्या किया? डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया। तो जब डबल को सिंगल किया तो HC सिंगल बॉन्ड हो, नीचे तो वही रह जाएगा जो है CHOH COH H CHOH CHOH CH2OH। अब डबल को सिंगल किया तो एक बॉन्ड C का फ्री हो गया और एक बॉन्ड O का फ्री हो गया, है ना। अब बताओ C के साथ O के साथ क्या जोड़ोगे? पहले तो बताओ, O नेगेटिव है, इसके साथ क्या जोड़ोगे? H या N, क्या जोड़ोगे इसके साथ? एन। एच। O के साथ क्या जोड़ेंगे? H, है ना। नेगेटिव के साथ H जुड़ता है, तो O के साथ तो H जुड़ गया। तो ये वाला H तो जुड़ गया O के साथ। अब ये जो है NOH H, ये जुड़ जाएगा C के साथ। NOH H ये जुड़ गया C के साथ। क्लियर? ये C के साथ जुड़ गया। यस सर। अब बताओ जो बना है वो स्थायी दिख रहा है क्या आपको? जो बना है क्या वो स्थायी है क्या? नहीं सर। स्थायी नहीं है वो। तो फिर क्या करें?
क्यों अस्थाई है वो? पहले तो उनको देखो, किसने उसको अस्थाई कर रखा है, वो देखो आप। अस्थाई कर रखा है इस ओ ने और इस एन ने, है ना। तो पहले किसको निकाल लेंगे, ओ वाले को या एन वाले को? ओ को। ओ वाले ओ ग्रुप को को, सर। ओ वाले ग्रुप को बाहर कर दो, ओ एच गया। तो एन से क्या ले लेंगे हम, एन से एच ले लेंगे, जल निकल गया, है ना, जल निकल गया। तो जब जल निकल गया तो क्या हुआ, ये ओ एच गया और सी का बॉन्ड खाली कर गया, ये ओ एच गया तो, और ये वाला एच गया तो ये एन का बॉन्ड खाली कर गया, है ना, जल निकल गया यहां से। अब क्या करें बताओ, जो बॉन्ड खाली हो गए वहां एच लगा देंगे। एच नहीं लगाएंगे, वो ऑप्शन में ही लगाना है, ये कोई ऑप्शन है, वो रिडक्शन में लगाना है। एच कहाँ से लाओगे, अंदर कोई दुकान थोड़ी खुली है भाई, एच ले आए जहाँ से मर्जी, है ना। एल आई एल एच फोर आए, एन आई पी डी पी टी आए, तब तो एच लगाना है। अब जब वो है ही नहीं तो एच कहाँ से आएगा, एच नहीं आएगा। अब क्या होगा देखो, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, अब दोनों को जरूरत है देखो, और कुछ है नहीं इनके पास जुड़ने के लिए, तो ये दोनों आपस में समझौता कर लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोनों का एक एक बॉन्ड खाली था तो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे आपस में। समझ आ गई बात? यस सर। हर जगह एच नहीं लगाना, एच वहीं लगाना है जहां आप चयन कर रहे हैं। क्लियर? ये रिएक्शन हो गई है ना, ये बन गया ऑक्सिम, ये ऑक्सिम है। अब हम लोग कैसे याद करते हैं इसको, हम लोग सीधा ही, अब बताने को मैं डायरेक्ट बता सकता था आपको कि ये जल निकल गया, हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहे हैं इसको कि ये जल निकल गया, है ना, H2O निकल गया। तो सी के कितने बॉन्ड खाली हो गए, सी के दो, सी के दो बॉन्ड खाली हो गए, और एन के भी कितने खाली हो गए, दो। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया आपस में, नीचे जो है वही रहेगा, यही बनाया हमने देखो, सी एच, सी के साथ देखो एच और डबल बॉन्ड NOH, यही हमने बनाया देखो। लेकिन थोड़ा सा सोच के इसकी आदत छोड़नी है। ये जो हम कहते हैं ना ऐसे जल निकल गया, क्यों निकल गया, कोई कारण तो रहा ही होगा, वो कारण आपके सामने। क्योंकि होता यही है कि डबल बॉन्ड सिंगल होकर जुड़ता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड सिंगल होकर जुड़ा तो जो उत्पाद बना वो अस्थाई बना। अस्थाई बना तो उसको स्थायी करने के लिए हमने क्या किया, जल निकाला। समझ आ गई रिएक्शन? यस सर। तो ये ऑक्सिम बना है। ऑक्सिम का बनना प्रूव करता है कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, यानी कार्बोनिल समूह है। क्योंकि ऑक्सिम जो है, ये ऑक्सिम जो बन रहा है ये कार्बोनिल ही बना सकता है, और ग्लूकोज बना रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में फाइनली कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। अब एल्डिहाइड या कीटोन में से है कौन सा, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करती हैं। उनमें से हमने 3 रिएक्शन ग्लूकोज में डिस्कस करनी है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी विक्रियाएं हैं जो केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं। शिफ अभिकर्मक के साथ ये केवल एल्डिहाइड दर्शाता है, कीटोन नहीं दर्शाता, ये भी यूज हो सकती है, ठीक है, शिफ अभिकर्मक के साथ, लेकिन ये होती नहीं है क्योंकि ग्लूकोज चक्रीय चुक्रीय संरचना बनाता रहता है। इसलिए जो है प्रॉपर फेलिंग विलयन टोलेन अभिकर्मक ब्रोमीन जल वाली अभिक्रिया लेनी है अपने को। शिफ अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, टोलेन अभिकर्मक, बेंडिक्ट विलयन, मर्क्यूरी क्लोराइड, और ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड ही दर्शाते होते हैं। लेकिन हमने इसमें से जो उठाई हैं कौन कौन सी, एक तो टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, दूसरी फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, और तीसरी ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं, कीटोन नहीं दर्शाते। ये अभिक्रिया सिर्फ एल्डिहाइड दर्शाता है, कीटोन नहीं दर्शाता। तो हमने क्या किया, इन अभिक्रियाओं को ग्लूकोज के साथ किया, क्योंकि अब हमारे को ये कन्फर्म हो गया था कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, एक लगा है। अब कौन सा लगा है ये फाइनल हमें कन्फर्म करना था। तो हमने कुछ ऐसी अभिक्रियाएं सेलेक्ट कर ली जो सिर्फ एल्डिहाइड ही दर्शाते होते हैं, कीटोन नहीं दर्शाते होते, और फिर वो अभिक्रियाएं ग्लूकोज से करवाई। क्योंकि हमें यह था कि अगर ग्लूकोज क्रिया नहीं करेगा तो उसमें कीटोन है, और अगर क्रिया कर गया तो एल्डिहाइड है। तो जब रिजल्ट देखा, टोलेन अभिकर्मक उसमें मिलाया गया, फेलिंग विलयन उसमें मिलाया गया, ब्रोमीन जल उसमें मिलाया गया, तो ग्लूकोज इनके साथ अभिक्रिया कर गया, ग्लूकोज इनके साथ अभिक्रिया कर गया। और कौन सा समूह इनके साथ क्रिया करता होता है, एल्डिहाइड समूह इनके साथ क्रिया करता होता है। तो फिर ये कन्फर्म हो गया कि ग्लूकोज में जो ग्रुप लगा है
वो एल्डिहाइड ग्रुप ही लगा है, कीटोन ग्रुप नहीं है। तो ग्लूकोज में एल्डेड समूह की पुष्टि टोलन अभिकर्मक, फिलिंग विलन और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से होती है। अब ये अभिक्रियाएं हैं क्या, अभिक्रियाएं भी हम देखते हैं। टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, पहली रिएक्शन टोलेन्स रीजेंट, टोलेन अभिकर्मक, रिएक्शन विद टोलेन रीजेंट। क्या होता है टोलेन अभिकर्मक? टोलेन अभिकर्मक होता है अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, GNO3 AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिया कृत का मतलब है कि इस सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है। ये हो गया अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया हुआ है। अब रिएक्शन क्या होगी देखो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये टोलेन अभिकर्मक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है। प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सभी समझते हो, इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश है, NH4 पे प्लस है, OH पे माइनस है। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होती है ना। तो AgNO3 में Ag पर प्लस है, NO3 पर माइनस है, और NH4OH में NH4 पे प्लस है, OH पे माइनस है। क्या बनेगा बताओ, बनाओ प्लस AgOH और NH4NO3, AgOH प्लस NH4NO3, NH4NO3, ये बन गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की फुल फॉर्म क्या है पता है क्या आपको? हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोक्साइड किससे बना है? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अब ये कुछ बातें याद रखना जो मैं बता रहा हूं आपको, ये किताबों में नहीं मिलने वाली हैं आपको। हाइड्रोक्साइड जो है ना, हाइड्रोक्साइड दो शब्दों से लिया गया है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड से। हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड ऑक्साइड से लिया हुआ वर्ड है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो यहां से लिया हुआ है हाइडर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रेटेड ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। हाइड्रेटेड यानी क्या होता है? हाइड्रेटेड, हाइड्रेट किसको बोलते हो? हाइड्रेट जल, है ना। जल युक्त ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जल युक्त ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे Na2O में सोडियम के ऑक्साइड में अगर आप जल जोड़ दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो जल युक्त ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है। ये जल है, ये ऑक्साइड है, और ऑक्साइड में अगर जल जोड़ दे तो इसीलिए कहते हैं कि हम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्योंकि हमने क्या किया है? ऑक्साइड में जल जोड़ा है, यानी ऑक्साइड को हाइड्रेटेड कर दिया। तो जब ऑक्साइड को हाइड्रेटेड कर दिया तो वर्ड दे दिया गया हाइड्रोक्साइड। क्लियर? CaO प्लस H2O आप लोग पढ़ते रहे हैं, CaOH की ट्वाइस बन गया, है ना। Al2O3 प्लस H2O, अब ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, इसमें जल जोड़ा तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। तो जल योजित ऑक्साइड जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो यानी हम अगर हाइड्रोक्साइड को उसकी नेचुरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं जिससे वो बना था, किससे बना था हाइड्रोक्साइड? जल प्लस ऑक्साइड से, जल प्लस ऑक्साइड से। तो हाइड्रोक्साइड में से जल निकाल दो तो वो अपने यौगिकों में आ जाएगा, जो यौगिक उससे जिन यौगिकों से वो बना था। इसीलिए आप देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन आएंगी ना वो ऐसे ही संपन्न होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हो CaOH की ट्वाइस प्लस CO2, ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, CaOH की ट्वाइस प्लस CO2। अब इसको हम लोग कई देर सोचते हैं, जबकि कई देर सोचने की जरूरत नहीं होती। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको इसकी नेचुरल फॉर्म में लिखो। ये बना है जल योजित ऑक्साइड से,
यानी CaO प्लस H2O से, तो ये H2O तो एज इट इज आगे लिख दो, और CaO और CO2 आपस में जुड़ के CaCO3 बना देते हैं। तो ये रिएक्शन होती है CaOH की ट्वाइस में, जब CO2 मिलाया जाता है तो CaCO3 प्लस जल बनता है ना। ऐसे ही और भी रिएक्शन है, जैसे NaOH में जब Al2O3 ऐड किया जाता है तो 2NaAlO2 प्लस H2O बनता है। अब जिसको ये बात पता है ना कि हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, वो तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी कर देगा, और जिसको ये बात नहीं पता ना, वो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अब देखो कैसे बनी ये, NaOH को नेचुरल फॉर्म में लिखो अपनी, फिर रिएक्शन बहुत क्विकली होती है। किससे बना था NaOH बताओ? NaOH किससे बना था? Na2O Na2O प्लस प्लस H2O से, Na2O प्लस H2O से, है ना, इससे बना था ये। तो H2O तो एज इट इज आगे चला गया जो था। अब Na2O Al2O3 के साथ जुड़ गया, देखो तो Na 2 हो गए, Al भी 2 हो गए, और O 4 हो गए। देखो Na 2 हो गए, Al 2 हो गए, और O 3 इसमें पड़े हैं और एक इसमें पड़ा है, O 4 हो गए, है ना। Na 2 Al 2 O 4। तो अब देखो Na 2 हैं, Al 2 हैं, O 4 हैं, तो 2 2 4 का सरल अनुपात आता है या नहीं आता? 2 2 4 का, 2 2 4 का सरल अनुपात रेशो आता है क्या 2 2 4 का, या नहीं आएगा रेशो? 1 1 2। 1 1 2। तो फिर जो यौगिक बनता है ना, उसमें Na 1 Al 1 और O 2 ये लिख देते हैं हम लोग, NaAlO2 बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये रिएक्शन आपको अब ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड को अगर उसकी नेचुरल फॉर्म में लाना चाहते हो तो क्या होता है, वो जल योजित ऑक्साइड, जल योजित ऑक्साइड होता है वो। अब ये हाइड्रोक्साइड बना था आपके पास, अब वापिस अपने उस क्वेश्चन पे आगे, ये हाइड्रोक्साइड बना था, तो हाइड्रोक्साइड को इसकी नेचुरल फॉर्म में लाओ, क्या होगा बताओ? हाइड्रोक्साइड की नेचुरल फॉर्म किस पर टूटेगा? ये जल निकालो, इसमें से निकल जाएगा क्या एक अणु से जल? एक अणु से जल निकल जाएगा क्या इसमें से? जल निकालना है इसमें से, तो आपको 2H चाहिए। क्या इसमें 2H पड़े हैं क्या? दो अणु ले ले पड़ेंगे। 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो जितने अणु आपको चाहिए उतने अणु लेते जाओ, पर H छोड़ना नहीं है इसमें से, H नहीं रहना चाहिए इसमें, जल निकाल देना है। तो जल निकाल लो अब, H2O, तो क्या बच गया H2O निकालने के बाद? Ag2O, Ag2O। तो देखो ये ऑक्साइड हो गया, ये जल जुड़ा, तो ये हाइड्रोक्साइड बना। जल योजित ऑक्साइड को ये हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो हाइड्रोक्साइड को मैं उसकी नेचुरल फॉर्म में ले आया, ऑक्साइड बना लिया। अब ये जो ऑक्साइड बना है ना, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ये ग्लूकोज से क्रिया करता होता है। तो CHO नीचे जो है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि क्रिया तो एल्डिहाइड ने करनी है, जो भी है नीचे, है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, वो ऐसे ही रहेंगे, प्लस Ag2O। तो इसमें जो O लगा है वो जाके ग्लूकोज में जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और एल्डिहाइड में जब O जुड़ेगा तो वो अम्ल बन जाएगा। यहाँ O जोड़ोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। तो जो Ag2O का O था वो जुड़ गया एल्डिहाइड में, और क्या बन गया? COOH बन गया, COOH। नीचे जो है वो एज इट इज रहेगा। बच क्या गया यहाँ? 2Ag बच गए, 2Ag। रजत दर्पण, सिल्वर मिरर आ गया। और यही हम लोग पढ़ते हैं कि टोलन अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड क्रिया करके रजत दर्पण देता है, सिल्वर मिरर देता है। और ग्लूकोज भी सिल्वर मिरर दे रहा है टोलन अभिकर्मक के साथ। इसका मतलब ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप लगा है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, क्योंकि एल्डिहाइड ही टोलन रीजेंट से रिएक्ट करके, टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है, सिल्वर मिरर देता है। और ग्लूकोज भी ये रजत दर्पण सिल्वर मिरर दे रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। आगे बात समझ? Yes, sir. और ये जो अम्ल बना, ये बना ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोज से जो अम्ल बना वो ग्लूकोनिक अम्ल है। अब ग्लूकोज में क्या जुड़ा बताओ? ग्लूकोज में क्या जुड़ा?
क्या जुड़ा है ग्लूकोज में, देखो आप रिएक्शन में क्या जोड़ रहे हो ग्लूकोज में, O से ओ का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है ना, तो ग्लूकोज का तो ऑक्सीकरण हो गया और टोलन अभिकर्मक का अपचयन हो गया। ग्लूकोज का तो ऑक्सीडेशन हुआ और टोलेंस रीजेंट का रिडक्शन हो गया। और यही हम लोग पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड जो होता है वो टोलेन अभिकर्मक का अपचयन कर देता है और रजत दर्पण देता है। उसको यूं भी सोच सकते हो, एजी पे क्या आवेश था बताओ, एजी पे क्या आवेश था टोलन अभिकर्मक जब आपने लिया था, क्या चार्ज था एजी पर, प्लस प्लस का था एक, प्लस का प्लस एक वन। है ना, +1। और अब जो फाइनल में एजी मिला आपको, ये फाइनली जो एजी मिला इस पे क्या आवेश है बताओ, 0. जीरो, जीरो। जीरो। तो +1 से 0 हो गया, यानी धनावेश में कमी आ गई, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना रिडक्शन होता है, यानी टोलन अभिकर्मक का अपचयन हो गया। क्लियर। Yes, sir. तो जैसे भी आपने सोचना है वो आपको क्लियर करने का कॉन्सेप्ट भी क्या तरीका आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो होता है ना +1 को 0 कर देगा, +1 को 0। और अगर +2 होता तो क्या कर देता, +2 होता तो +1 को 0 कर रहा है, प्लस प्लस का एक प्लस का 1 कर देता है ना, प्लस का 1 कर देता। अब ये बात आपके फेलिंग विलन में आएगी, ये वाला कॉन्सेप्ट फेलिंग विलन में आएगा, ये टोलन अभिकर्मक में आया, ये फेलिंग विलन में आएगा। अब देखो कैसे, फेलिंग विलन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलन के साथ अभिक्रिया। फेलिंग विलन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो फेलिंग विलन ए और एक फेलिंग विलन बी। ए और बी को मिलाकर हम लोग ओरिजिनल फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। सही फेलिंग विलन जो होता है वो ए और बी को मिलाकर बनता है। और फेलिंग विलन ए क्या होता है, फेलिंग विलन ए होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, CuSO4 का जलीय विलयन, ये फेलिंग विलन ए होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, CuSO4 का जलीय विलयन। और फेलिंग विलन बी जो होता है वो होता है रोशेल लवण का क्षारीय विलयन, रोशेल लवण का क्षारीय विलयन, एल्केलिन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल साल्ट, और वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। फेलिंग विलन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, फेलिंग विलन बी रोशेल लवण का क्षारीय विलयन। अब जब ए और बी को मिलाते हैं तो फेलिंग विलयन प्राप्त होता है, ओरिजिनल फेलिंग सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब ए में क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो ए का कॉपर सल्फेट बी के क्षार से क्रिया कर जाता है, ए का कॉपर सल्फेट बी के क्षार से क्रिया कर जाता है। तो ए से तो आ गया कॉपर सल्फेट और बी से क्या आ गया, क्षार। अब वही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करानी है। Cu पे क्या आवेश है बताओ, Cu पे, यहाँ Cu पे क्या आवेश है, प्लस कितना, प्लस दो। +2, क्योंकि SO4 पे -2 होता है ना, तो Cu पे +2 है और Na पे प्लस का 1 है, OH पे माइनस का 1 है। अब इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ो और इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ो, जोड़ो क्या बनाओगे, बनाओ क्या बनाओगे, सी CuOH N2SO4 CuOH की होल ट्वाइस बनेगा ना, CuOH की ट्वाइस प्लस Na2SO4, Na2SO4 क्योंकि Cu पे क्या चार्ज है, +2, OH पे क्या है, -1। तो क्या फार्मूला बनेगा देखो, कैसे बनाते हैं फार्मूला, पता है ना कैसे बनाते हो, सर कैसे बनाते हो बताओ फिर, पता है तो। चार्ज को सर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ना, ये तरीका छोड़ देना है, ठीक है, चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। क्योंकि जब भी यौगिक बनता है ना, ये देखो ये हम लोग 8th 9th 7th के मेथड है, यौगिक जब भी बनता है ना, कंपाउंड जब भी बनेगा वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ये तो पता है सबको, कंपाउंड न्यूट्रल होता यस सर है ना, कंपाउंड न्यूट्रल होता है। जैसे ये देखो ये Cu+2 था, ये SO4 -2 था ना, तो चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये +2 और -2 जब दोनों जुड़ेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा या नहीं होगा बताओ, यस सर। हो जाएगा ना। तो इसलिए हम एक कॉपर और एक SO4 लेके CuSO4 बना देते हैं सीधा ही, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया,
न्यूट्रली करना होता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, Cu+2 लिखा, OH-1 लिखा। अब इस पे तो है प्लस का 2 और इस पे है माइनस का 1, दोनों को मिलाएं तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा कि ये? नहीं सर। नहीं होगा, है ना। नहीं। तो +2 को न्यूट्रल करने के लिए माइनस का 2 होना चाहिए। और माइनस का 2 कब हो सकता है बताओ? एक OH में माइनस का 2 आ जाएगा क्या? तो आपको कितने OH लेने पड़ेंगे? 2 OH लेने पड़ेंगे। अब माइनस का 2 हो गया ना माइनस का 2। यस सर। तो एक Cu+2 के साथ 2 OH- जुड़ते हैं, इसीलिए CuOH की ट्वाइस लिखा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअल यही सिस्टम है कि क्यों CuOH की ट्वाइस बने। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चल जाता है ना, लेकिन हमें सिस्टम से ही चलना है। अब देखो जैसे Al+3 है, O-2 है, Al पे +3 है, O पे -2 है ना। अब इस पे तो देखो प्लस का 3 है, इस पे प्लस का 3 है, इस पे माइनस का 2 है, न्यूट्रल करना है। तो कैसे न्यूट्रल करेंगे बताओ? Al2O Al2O O3, ये तो 2 ले लो तो ये +6 हो गया, और ये 3 ले लो तो ये -6 हो गया। तो Al2 ले लिए, O3 ले लिए, तो Al2O3 बन गया। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चलाओ तो चल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है एक्चुअल जो सिस्टम होता है वो यही होता है ना, कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए। अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था, NaAlO2 लिखा था ना पीछे, जब आपको मैं अभी करवा रहा था तब मैंने लिखा था, देखो ये न्यूट्रल है, देखो O पे -2 चार्ज होता है ना, तो माइनस का 4 हो गया। Al पे प्लस का 3 होता है, Na पे प्लस का 1 होता है, तो ये प्लस का 4 हो गया। तो -4 + 4 न्यूट्रल है, कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल ही बनेंगे। तो CuOH की ट्वाइस बन गया, CuOH की ट्वाइस, CuOH की ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बन गया। हाइड्रोक्साइड की ओरिजिनल फॉर्म क्या है? क्या करोगे इसमें से? वाटर निकाल देंगे सर। जल निकाल दोगे इसमें से। तो CuOH की ट्वाइस में से जल निकाल लो, ये है CuOH की ट्वाइस। जब इसमें से जल निकालोगे तो क्या बनेगा? CuO प्लस H2O। CuO ये CuO प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, नीले रंग का होता है। तो फेलिंग विलयन नीले रंग का होता है, ये नीला रंग आता है CuO का। और ये CuO ग्लूकोज से क्रिया करता है, CuO ग्लूकोज से क्रिया करता है। कैसे क्रिया करेगा देखो, ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है, और ये क्रिया एल्डिहाइड से ही करेगा। बाकी अपने ऐसे लिख देते हैं नीचे, ठीक है, जो भी है नीचे एच टीज आ जाएगा, CHOH COHH CHOH जो भी है वो नीचे सेम टू सेम आ जाएगा। अब क्रिया कर रहा है CuO क्रिया कर रहा है इससे CuO। तो CuO में आप ये देखें कि Cu पे क्या आवेश है, Cu पे बताओ? +2, प्लस का 2 है। और जब ग्लूकोज इसका अपचयन करेगा तो +2 को किस में बदल देगा? +2 को +1 में बदल देगा ना, +1 में। यानी ये तो एक में है ना। तो ये तो है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जिसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, कॉपर सेकंड ऑक्साइड है। ये आगे जाके बन जाएगा कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, सही है। यानी कॉपर +2 कॉपर +1 में बदल जाएगा। अब देखो CuO था ना, CuO, तो इसको देखो आप, Cu पे +2 O पे -2, तो CuO ही बनेगा ना फार्मूला। +2 -2 बराबर है, +2 -2 बराबर है, तो दोनों जुड़ेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो CuO फार्मूला था, ये रहा। अब आगे हमने क्या किया, कॉपर को +1 बना दिया, कॉपर को +1 बना दिया। ऑक्साइड यानी O पे -2 है। अब बताओ कितने कॉपर लोगे? Cu+1 O-2 कितने कॉपर लें न्यूट्रल करने के लिए? Cu पे +1 है, O पे -2 है ना, -2 + 1 Cu2O। तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड का फार्मूला Cu2O होता है। नहीं तो आप वो चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला करना है तो वो कर सकते हैं भाई, Cu2O बन जाएगा। नहीं तो ये देखो, ये -2 है, ये +1 है, न्यूट्रल करना है तो +2 -2 ही न्यूट्रल हो सकता है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, Cu2O बन जाएगा। Cu2O, इसका रंग लाल होता है, मैंने ये लाल रंग से लिखा है देखो, और इसको नीले रंग से लिखा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जो ग्लूकोज होता है वो फेलिंग विलयन को हम लोग पढ़ते रहे हैं, नीले से कैसा कर देता है, लाल कर देता है ना, नीले से लाल कर देता है। अब हुआ क्या देखो, बना क्या, CuO बदल गया किस में, CuO बदल गया किस में,
Cu2O में, Cu2O में। तो कितने Cu चाहिए आपको बताओ, Cu2O बनाने के लिए कितने Cu चाहिए? एक ही चाहिए। Cu2O बन जाएगा एक से? दो Cu चाहिए ना, Cu2O फार्मूला है Cu2O, तो दो Cu चाहिए, जबकि यहाँ एक ही है, तो इसलिए आपको ये दो लेने पड़ेंगे CuO। सही है? CuO दो क्यों लिए पता लग गया? क्योंकि आगे Cu2O बनना है ना, Cu2O बनना है। Cu2O में दो Cu हैं, इसमें एक ही Cu था, तो इसलिए हमारे को दो Cu चाहिए। अब इसमें से Cu2O निकाल लो, Cu2O निकाल दो इसमें से। तो जब आप इसमें से Cu2O निकाल दोगे, क्योंकि वो तो आगे लेना है आपको Cu2O, तो बचा क्या? Cu2O निकालने के बाद क्या बच गया? O। तो वो O जो है वो ग्लूकोज में जाके जुड़ जाएगा और ग्लूकोनिक अम्ल बना देगा। वापिस अम्ल बन गया, देखो वही जो पहले बनाया था हमने ना, वही सेम टू सेम ग्लूकोनिक अम्ल। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो गया, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया, और फेलिंग विलयन का अपचयन हो गया। कॉपर सेकंड ऑक्साइड का कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड में अपचयन यानी रिडक्शन हो गया है। तो यह अभिक्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड की पुष्टि करती है, क्योंकि अम्ल तभी बन रहा है जब एल्डिहाइड है। हम कह रहे हैं ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, अगर एल्डिहाइड नहीं होता तो अम्ल नहीं बन सकता था, क्योंकि एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड है CHO, है ना। अब इसका अगर ऑक्सीकरण करोगे ना यहाँ, तभी अम्ल बनेगा, अदरवाइज अम्ल बन ही नहीं सकता। इसीलिए ये प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह लगा है? एल्डिहाइड समूह लगा है, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है। क्लियर? अब थर्ड रिएक्शन जो एल्डिहाइड की पुष्टि करती है, तो ग्लूकोज हो गया CHO, नीचे वाले बॉन्ड जो है वो वैसे ही रहेंगे। अब आप क्रिया करा रहे हैं Br2 प्लस H2O के साथ, तो ये आपको दिख ही रहा है Br2 प्लस H2O में दो HBr बन जाएंगे, क्योंकि H पे प्लस होता है, Br पे माइनस होता है ना। दो HBr गए, बचा क्या? O। तो वो O इसमें जुड़ गया, तो ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। ग्लूकोनिक अम्ल का बनना इस बात की पुष्टि करता है, ग्लूकोनिक एसिड का बनना इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ एल्डिहाइड लगा है। अगर यहाँ एल्डिहाइड नहीं होता तो कभी एसिड नहीं बन सकता था, ग्लूकोनिक एसिड नहीं बन सकता था। तो अब फेलिंग विलयन से अभिक्रिया, टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया और Br2 प्लस जल से अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रियाएं एल्डिहाइड ग्रुप की पुष्टि करती है, क्योंकि इन तीनों अभिक्रियाओं में ही ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और ग्लूकोनिक एसिड तभी बन सकता है जब एल्डिहाइड, अदरवाइज नहीं बन सकता। आगे बात समझ? तो ये तीनों रिएक्शन ग्लूकोज में एल्डिहाइड की पुष्टि करती हैं। अब एक बात और बता दूं आपको, जब हम लोग टोलन अभिकर्मक की बात कर रहे हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है वो। टोलन अभिकर्मक क्या था? टोलन अभिकर्मक बताया था मैंने आपको, अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट। तो ये AgNO3 जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, यानी NH3.HOH, NH4OH, NH4OH यानी NH3.HOH, NH4OH। अब आप लोग उपसंयोजक यौगिक चैप्टर पढ़ते रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, BSc में या 12th में, उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो सिल्वर है ना, सिल्वर वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में ये खासियत होती है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। और NH3 जो है वो लिगैंड है, NH3 लिगैंड है, और ये मेटल है। मेटल और लिगैंड आपस में जुड़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और Ag के साथ हम लोग दो लिगैंड जोड़ते होते हैं, Ag के साथ दो लिगैंड जोड़ते होते हैं। तो कई बार एग्जाम में वो यूं दे देता है AgNH3 की ट्वाइस प्लस, ऐसे दे देता है, वो यूं लिख देगा ऐसे, ग्लूकोज प्लस AgNH3 की ट्वाइस प्लस। तो ये आपको समझ आना है कि ये टोलन अभिकर्मक दिया हुआ है, क्योंकि बीच में सारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, बीच में कुछ ना कुछ संकुल भी बनेगा, है ना। तो जब संकुल बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो Ag के साथ दो अमोनिया जुड़ेंगे, तो वो बीच में वो कॉम्प्लेक्स जो बनता है ना, वो दिखा देता है। और वो कॉम्प्लेक्स बना है किसमें? टोलन अभिकर्मक में, यानी वो ग्लूकोज की टोलन अभिकर्मक से क्रिया दे रहा है। समझ आ गई बात, है ना। तो AgNH3 की ट्वाइस प्लस दे देना,
तो भी हमें क्लियर होना चाहिए कि वो टोलन अभिकर्मक है। कई बार वो AgNH3 की ट्वाइस प्लस से भी दे देता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ग्लूकोज प्लस AgNH3 की ट्वाइस प्लस दिया है तो टोलन अभिकर्मक है। और टोलन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट। अब आप उसको वापस उसी फॉर्म में ले आओ, अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराओ, Ag2O बनेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि यह अभिक्रिया एल्डिहाइड की पुष्टि करती है और एल्डिहाइड से एसिड ही बन सकता है ना, एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है, इसीलिए एल्डिहाइड की पुष्टि होती है, क्योंकि अगर कीटोन होता तो एसिड नहीं बनता था। आगे बात समझ? Yes, sir. ओके